हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। जीएस सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग भूकंप व ज्वालामुखी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। भूकंप पृथ्वी के अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों के कारण ऊर्जा के निष्कासन से तरंगों की उत्पत्ति होती है, जो सभी दिशाओं में फैलकर कंपन उत्पन्न करती है, जिसे भूकंप कहते हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आ जाएगा, भू मतलब पृथ्वी प्लस कंप मतलब कांपना या हिलना। पृथ्वी के कंपन को ही भूकंप कहते हैं। जब आंतरिक और बहिर्जात बलों के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है और उससे तरंगों की उत्पत्ति होती है और यह सभी दिशाओं में फैलकर कंपन उत्पन्न करती है, तो इसे ही भूकंप कहते हैं। जिस स्थान से भूकंप तरंगे उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप मूल या उद्गम केंद्र फोकस कहते हैं। वह स्थान जहाँ पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है उसे भूकंपीय केंद्र या अधिकेंद्र एपिसेंटर कहते हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए यह पृथ्वी उद्गम केंद्र है। यहाँ से आंतरिक और बहिर्जात बलों के कारण तरंगों की उत्पत्ति होती है, तो इसे उद्गम केंद्र यानी फोकस कहते हैं। इसे फोकस कहते हैं। और यहाँ से यह आंतरिक केंद्र बिंदु, यहाँ से जब यह पृथ्वी के बाह्य भाग पर यानी अंदर से ऊपर की तरफ आती है, तो सबसे पहले जहाँ पर इसका अनुभव किया जाता है उसे एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप तरंगों की तीव्रता भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ यंत्र से मापी जाती है। इसके 3 स्केल हैं: राशि फेरल स्केल, मर्केली स्केल, रिक्टर स्केल। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भूकंप आने से पहले वातावरण में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। आंसर है रेडान गैस। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंपीय रेखा या एसिमल लाइन्स कहते हैं। इसमें अनेक इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे रेडान गैस, सिस्मोग्राफ, एपिसेंटर। यह सब इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा होमोसिस्मल लाइन कहलाती है। भूकंप के दौरान कई प्रकार की भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जब आंतरिक और बहिर्जात बलों के टकराने से अनेक प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो इन तरंगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, जिसको प्राइमरी वेव्स कहते हैं। इन तरंगों को पी तरंगे भी कहा जाता है। भूकंप के अधिकेंद्र से 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री के बीच के क्षेत्र में पी तरंगों का अभिलेखन नहीं होता है। अभी चित्र के माध्यम से आपको बताएंगे। जिसे पी तरंग छाया क्षेत्र कहते हैं। मतलब यहाँ पर पी तरंग
नहीं जाती है, इसलिए इसको पी तरंग छाया क्षेत्र कहते हैं। 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री के मध्य। लेकिन 145 डिग्री के बाद पुनः पी तरंग अभिलेखित होने लगती है, अर्थात 105 डिग्री एवं 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र पी तरंग के लिए छाया क्षेत्र है। यह पी तरंग छाया क्षेत्र है, इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं तरंगे आ रही हैं ऐसे, ये आ रही हैं और यहाँ से इधर भी टकरा जा रही हैं, लेकिन यह जो एरिया है इतने में पी तरंगे नहीं जा पाती हैं। यह 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री के बीच का एरिया कहलाता है, इसलिए इसको पी तरंग छाया क्षेत्र कहते हैं। यह दोनों साइड होता है, यहाँ पर पी तरंगे अनुपस्थित होती हैं। प्राथमिक तरंगें ध्वनि तरंगों की भांति कार्य करती हैं। जो पी तरंगे हैं यह ध्वनि तरंगों की भांति कार्य करती हैं। यह तरंगे भूकंपीय तरंगों में सर्वाधिक तीव्र गति होने के कारण धरातल पर सबसे पहले पहुंच जाती हैं। ये तरंगे ठोस के साथ साथ तरल व गैसीय अवस्था से भी गुजर सकती हैं। मतलब यह तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं से गुजरती हैं। पी तरंगों की गति एस तरंगों की तुलना में 66% अधिक होती है। यहाँ से पी तरंगे प्राप्त की जाती हैं, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष पी तरंगों का अभाव पाया जाता है, इसलिए इसको पी तरंग का छाया क्षेत्र कहते हैं। द्वितीयक अथवा अनुप्रस्थ तरंगे। सेकेंडरी वेव्स, इन तरंगों को एस तरंगे भी कहा जाता है। भूकंप के अधिकेंद्र से 105 डिग्री के बाद एस तरंगे बिल्कुल गायब हो जाती हैं या उनका अभिलेखन नहीं हो पाता है। अतः 105 डिग्री के बाद सभी क्षेत्र एस तरंग के छाया क्षेत्र हैं। इस प्रकार एस तरंग का छाया क्षेत्र पी तरंग के छाया क्षेत्र से ज़्यादा विस्तृत है। आप यहाँ देखने की कोशिश कीजिए, यह है एस तरंगों का पथ। एस तरंगे यहाँ से ऐसे ऐसे आती हैं, लेकिन इतना एरिया में एस तरंगे नहीं जा पाती, इसलिए यह पूरा एरिया एस तरंगों का छाया क्षेत्र है, जो कि पी तरंगों से काफ़ी अधिक और विस्तृत है। ये तरंगे प्रकाश तरंगों की भांति कार्य करती हैं, जबकि जो प्राथमिक तरंगे थे वह ध्वनि तरंगों की भांति कार्य करती थी और द्वितीयक तरंगे प्रकाश तरंगों की भांति कार्य करती हैं। एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ने पर अच्छा याद होता है। एस तरंगे केवल ठोस माध्यम से ही विचरण करती हैं। पृथ्वी के क्रोड का भाग तरल होने के कारण एस तरंगों का विचरण नहीं हो पाता है। पी तरंगों की तुलना में इसकी गति 40% कम होती है। अभी हमने पढ़ा कि एस तरंगों की तुलना में प्राथमिक तरंगों की गति 66% अधिक होती है। यह केवल ठोस माध्यम में गति करती है, इसलिए यह पृथ्वी का क्रोड का जो भाग है तरल होने के कारण एस तरंगे वहाँ से
विचरण नहीं करती है। आप देख सकते हैं यह क्रोड भाग के साइड से ही विचरण करती है। इसके बाद 105 डिग्री के नीचे यह विचरण नहीं करती है। एस तरंग छाया क्षेत्र, इसको ध्यान से समझिए। यह है पी तरंगों का किरण और यही है एस तरंगों का किरण। यह है क्रोड, यह पूरा है एस तरंग का छाया क्षेत्र। प्रत्यक्ष एस तरंग प्राप्त करने का अभाव, इधर एस तरंगे नहीं पाई जाती हैं। तीसरा है धरातली तरंगे। इन तरंगों को एल तरंगे भी कहा जाता है। एल तरंगे केवल पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती हैं। यह तरंगे अत्यधिक प्रभावशाली व विनाशकारी होती हैं तथा धरातल पर सबसे लंबा मार्ग तय करती हैं। यह धरातल पर सबसे देर से पहुंचने वाली तरंग है। PSL 3 प्रकार की वेव्स होती हैं। यहाँ पर हमारा भूकंप टॉपिक समाप्त होता है। PS और L तरंगे। अब हम लोग ज्वालामुखी के बारे में, वल्केनो ज्वालामुखी के बारे में समझेंगे। भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार जिससे होकर पृथ्वी के तरल लावा, राख, भाप तथा गैस बाहर निकलती है वह ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित पदार्थ। इस बार यूपीएससी ने भी ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित पदार्थों के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया था। लावा, ज्वालामुखी उद्गार में चिपचिपा पिघला पदार्थ लावा कहलाता है। ज्वालामुखी बम, ज्वालामुखी उद्गार में निकले बड़े बड़े टुकड़ों को ज्वालामुखी बम कहते हैं। पाइरोक्लास्ट, ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत भूपटल पर आए चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को पाइरोक्लास्ट कहते हैं। यह प्रायः ज्वालामुखी पर्वत में सबसे नीचे पाए जाते हैं। लैपिली, ज्वालामुखी के वे टुकड़े जो मटर के दाने के बराबर होते हैं उन्हें लैपिली कहते हैं। प्यूमिक, इन चट्टानी टुकड़ों का घनत्व जल से भी कम होता है इसलिए ये जल में तैर सकते हैं, इन्हें प्यूमिक कहते हैं। धूल राख, अति महीन चट्टानी कणों को धूल या राख कहते हैं। नोट, ज्वालामुखी के मैग्मा में सिलिका की मात्रा अधिक होने पर ज्वालामुखी में विस्फोटक उद्गार देखे जाते हैं। जब ज्वालामुखी के मैग्मा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो इसमें ज्वालामुखी विस्फोट बहुत तीव्र गति से होता है। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित बाह्य स्थल। यह है मैग्मा चैम्बर और यहाँ से नलिका के रूप में मैग्मा ऊपर जाता है और विस्फोट करता है। जब यह विस्फोट होता है तो इससे अनेक प्रकार के पदार्थ बाहर निकलते हैं जिसमें जलवाष्प गैसें, अन्य गैसें
होती है, इसका जो यह वाला भाग होता है इसे क्रेटर कहते हैं। जब यह मैग्मा पृथ्वी के अंदर होता है तो इसे मैग्मा कहते हैं। जब यह यहाँ से छिद्र से बाहर निकलता है तो इसे लावा कहते हैं। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित बाह्य स्थल रूप। अब ज्वालामुखी क्रिया से कौन कौन सी स्थलाकृतियां निर्मित होती है देखते हैं। ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्गार से निर्मित होने वाली बाह्य स्थलाकृतियों में विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी शंकुओं का निर्माण होता है, जैसे क्रेटर व काल्डेरा। क्रेटर क्या है? शंकु के शीर्ष पर विस्फोट प्रक्रिया के द्वारा बना गर्तनुमा आकृति क्रेटर कहलाता है। क्रेटर में जल का भराव होने पर क्रेटर झील बनती है, जैसे लोनार झील महाराष्ट्र। यहाँ आप देख रहे हैं यह जो गौड़ शंकु है, जब इसमें से लावा निकल जाता है और यह गड्ढे की तरह हो जाता है तो इसी में पानी भर जाता है। जब पानी भर जाता है तो यह एक झील की आकृति की तरह बन जाता है, झील का रूप ले लेता है। ऐसी ही स्थलाकृतियों में आता है लोनार झील महाराष्ट्र। दूसरा है काल्डेरा। यह क्रेटर का ही अधिक विस्तृत रूप है। जब यही क्रेटर काफी विस्तृत हो जाता है तो इसे काल्डेरा कहते हैं। जो क्रेटर के धंसाव के कारण उसका आकार बड़ा हो जाता है, जिससे काल्डेरा निर्मित होते हैं, जैसे जापान का आशो क्रेटर, संयुक्त राज्य अमेरिका का क्रेटर लेक काल्डेरा इसके उदाहरण है। क्रेटर का ही बड़ा रूप काल्डेरा कहलाता है। उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। वह ज्वालामुखी जिससे लावा, गैस और विखंडित पदार्थ सदैव निकलते रहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। ऐसे ज्वालामुखी जिससे सदैव लावा, गैस और विखंडित पदार्थ निकलते हैं वह सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। जैसे हवाई द्वीप, यह सब क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। हवाई द्वीप अमेरिका का किलायू ज्वालामुखी, मैक्सिको का कोलिमा ज्वालामुखी, अर्जेंटीना चिली का ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी, इटली का स्ट्राम्बोली व एटना ज्वालामुखी, इक्वेडोर का कोटोपैक्सी, अंटार्कटिका का माउंट एब्रूस या इरेबस, अंडमान निकोबार यानी भारत का बैरन ज्वालामुखी, फिलीपींस का माउंट ताल प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी हैं। कभी कभी इसको मैच द फॉलोइंग में भी दे देता है स्थान का नाम और ज्वालामुखी। नोट: स्ट्राम्बोली, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जब जब इसमें उद्गार होते हैं तो इससे भूमध्य सागर में एक प्रकाश स्तंभ के रूप में दिखाई पड़ता है और चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। ओजस डेल सलाडो, यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है जो अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। कोटोपैक्सी, यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। कोटोपैक्सी। किलाऊ, यह हवाई द्वीप यूएसए में है। यह विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी। आप खबरों में पढ़े होंगे कि हवाई द्वीप में किलाऊ ज्वालामुखी उद्गमित हुआ है। एटना, यह यूरोप का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। पहला प्रकार था सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा प्रकार है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी वह है जो वर्षों से सक्रिय नहीं हुए हैं परंतु कभी भी विस्फोट कर सकते हैं, जैसे इटली का विसुवियस, फिलीपींस का मेयन,
इंडोनेशिया का क्राकाटोआ, जापान का फ्यूजियामा, अंडमान निकोबार भारत का नारकोंडम, ये सब सुषुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है। सुषुप्त ज्वालामुखी जो सक्रिय नहीं रहते हैं, कभी कभी विस्फोट हो जाता है। शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी में हजारों वर्षों से कोई उद्भेदन नहीं हुआ है तथा भविष्य में भी इसकी कोई संभावना नहीं है। जैसे तंजानिया का किलिमंजारो, इक्वेडोर का चिम्बेराजो, म्यांमार का पोपा, ईरान का देमबंद, कोह सुल्तान प्रमुख शांत ज्वालामुखी हैं। फिर से एक बार समझिए, सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें हमेशा विस्फोट होते रहते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी जिसमें कभी कभी विस्फोट होते हैं, और शांत ज्वालामुखी जिसमें हजारों वर्षों से कोई विस्फोट ही नहीं हुआ है। एकांकागुआ, यह विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी जो एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। एकांकागुआ। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में धुआंरे। धुआंरे क्या होते हैं? यह ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम अवस्था के प्रतीक हैं। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, इसके बाद समाप्त होने की कगार पर रहता है, तो यह उस समय निकलते हैं। धुआरों से गैस व जलवाष्प निकलती है तथा गंधक युक्त धुआरों को सोलफतारा कहा जाता है। उदाहरण इसका है अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका के कटमई पर्वत को 10,000 धुआरों की घाटी कहा जाता है। न्यूजीलैंड का व्हाइट द्वीप धुआरा प्रसिद्ध है। यहाँ पर हल्के हल्के धुआरों की तरह निकलते रहते हैं। गीजर, उष्णोत्स, यह गर्म जल के ऐसे स्रोत हैं जहाँ से समय समय पर गर्म जल की फुहारें निकलती रहती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित ओल्ड फेथफुल गीजर व एक्सेलसियर गीजर प्रसिद्ध है। नेगेटिव ज्वालामुखी, मंगल ग्रह पर माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा एक विशाल ज्वालामुखी खोजा गया है, जो मंगल के सबसे प्रतिष्ठित क्षेत्रों में एक में दशकों से छिपा हुआ था। ज्वालामुखी को अस्थायी रूप से नोटिक्स ज्वालामुखी शीर्षक दिया गया है। माउंट एरेबस ज्वालामुखी, एक अध्ययन से पता चलता है कि अंटार्कटिक में माउंट एरेबस प्रतिदिन लगभग 80 ग्राम क्रिस्टलीकृत सोने से युक्त गैस को बाहर निकालता है। ऐसा अध्ययनों से पता चला है कि जो अंटार्कटिका में माउंट एरेबस ज्वालामुखी है, यह प्रतिदिन 80 ग्राम क्रिस्टलीकृत सोने से युक्त गैस को बाहर निकालता है, जिसकी कीमत लगभग 6,000 अमेरिकी डॉलर है। माउंट एरेबस अंटार्कटिक का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी 12,448 फीट ऊंचा है। अंटार्कटिक में मौजूद कुल ज्वालामुखियों में 138 में से माउंट एरेबस और डिसेप्शन आइलैंड केवल 2 ही सक्रिय ज्वालामुखी हैं। वैसे तो हैं टोटल 138, जिसमें केवल 2 सक्रिय हैं, बाकी 136 सुषुप्त या शांत ज्वालामुखी हैं। उसमें सर्वाधिक फेमस है माउंट एरेबस और डिसेप्शन आइलैंड। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना और चिली, यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी इक्वेडोर, चिम्बेराजो इक्वेडोर, माउंट कैमरून कैमरून में है, माउंट एरेबस रास अंटार्कटिका में है, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया।
माउंट एटना सिसिली द्वीप इटली में है। विसुवियस इटली में है। स्ट्राम्बोली लिपारी द्वीप इटली में है। इसको ध्यान से पढ़िए और याद कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्राकाटोआ कहाँ का ज्वालामुखी है? इंडोनेशिया। कटमई अलास्का यूएसए। माउंट रेनियर यूएसए का है। या फिर कभी कभी मैच द फॉलोइंग मिलाने के लिए भी दे देता है, एक तरफ ज्वालामुखी के नाम, दूसरी तरफ देश के नाम। माउंट शास्ता यूएसए। मोनालोआ हवाई द्वीप यूएसए। फ्यूजियामा जापान। माउंट ताल फिलीपींस। माउंट पिनाटुबो फिलीपींस। मेयन फिलीपींस। देमबंद ईरान। कोह सुल्तान ईरान। किलिमंजारो तंजानिया, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी है। कोलिमा मैक्सिको। माउंट रुआंग इंडोनेशिया। माउंट इब्रू इंडोनेशिया। किलौआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप यूएसए। माउंट कनलाओ ज्वालामुखी फिलीपींस। यह सब काफ़ी फेमस ज्वालामुखी हैं, जिन्हें याद कर लेने से एग्ज़ाम में आप दूसरों से काफ़ी बेस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।